राह की साजिश ए हमीद, हकीकत पर मबनी पाकिस्तानी मुजाहिद के ग्रैंड ऑपरेशन। थोड़ी दूर आगे एक गांव है, तुम लोग गांव के बाहर छुप कर बैठोगे, मैं गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाऊंगा। दरख्तों के झुंड के पास गांव के कच्चे मकान दिखाई दिए, खेतों में 2-3 किसान हल चलाते भी दिखाई दिए। जैक ने हमें एक तरफ झाड़ियों की ऊंट में बैठने को कहा और खुद गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो हमारे लिए लस्सी का कटोरा और ज्वार की रोटियां और साग लेकर आ गया। हम सब ने साग रोटी खाई, लस्सी पी। जैक कहने लगा, यहाँ का एक जिम्मेदार हमारा अपना आदमी है, वो सिख है और स्मगलर है। अब हम यहाँ 2 घंटे आराम करेंगे। झाड़ियों के दरमियान ज़मीन पर खुश्क घास उग रही थी, हम वही लेट गए। रात भर के थके हुए थे, सो गए। जिस वक्त मेरी आंख नींद से बंद हो रही थी, मैंने देखा कि जैक जाग रहा था और सिरगट सुलगाए दूर एक तरफ देख रहा था। हमने 1.5-2 घंटे सोकर आराम किया और ताज़ा दम होकर आगे चल पड़े। ये इलाका इस किस्म का था कि कहीं ज़मीन ऊंची हो जाती थी और कहीं मैदान आ जाता था। पहाड़ियाँ हमारी दाहिनी जानब पीछे रह गई थी। मैं इस इलाके को अपने जहन में अच्छी तरह याद करता जा रहा था, क्योंकि वापसी पर मुझे इसी इलाके से अपने मंसूबे और स्कीम के मुताबिक अकेला ही वापस आना था। इसी तरह चलते चलते उजाड़ इलाकों में से गुजरते शाम के साए फैलने लगे। यहाँ पहली बार हमें खेतों में कुछ फासले पर एक फौजी जीप जाती नजर आई। जैक ने मुझे कहा, हम इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी। ये लोग हमारे देश के सिपाही हैं, मगर ये हमें पूछगछ के लिए रोक सकते हैं। यहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर लिया और छोटे छोटे टीलों की तरफ चलने लगे। इन टीलों में चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। जैक ने एक जगह हम सबको रोक कर कहा और बोला, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2-4 फरलांग के फासले पर ही है। अब हम में से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, माचिस नहीं जलाएगा। ये चीजें दूर से देखी जा सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात के गश्त पर होती हैं। वो हमें लेकर टीलों के दरमियान दुश्वार गुजार रास्तों से गुजारता हुआ एक खुली जगह पर आ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जर्द रंग का गैर मुकम्मल सा चांद मगरब की तरफ ऊपर आ गया। उसकी फीकी रोशनी में मैंने एक जानब दरख्तों का झुंड देखा। जैक हमें इस झुंड की तरफ ले जा रहा था। जब ये झुंड हमारे बाएं जानब रह गया तो सामने एक मकान की दीवार नजर आई। जैक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं अकेला मकान में जाऊंगा। हम वहीं जमीन पर बैठ गए। जैक मकान की तरफ चला गया। फीकी चांदनी में वो मकान के पास जाकर जैसे गायब हो गया। यकीनन ये वही मकान था जहां नंदलाल हिंदू तकरीबकार लाहौर से आकर हमारा इंतजार कर रहा था और जिसने आगे अपनी रहनुमाई में हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा के लाहौर ले जाना था। कुछ देर के बाद जैक मकान से निकलकर हमारी तरफ आता नजर आया। उसने बताया कि पाकिस्तान से हमारा आदमी यानी हिंदू तकरीबकार नंदलाल आ गया हुआ है, मेरे साथ आ जाओ। हम सब उसके पीछे मकान की तरफ चल पड़े। मेरे समेत हम कुल 6 आदमी थे। एक छोटी सी कोठरी में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर एक आदमी बैठा था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। जैक ने मेरा उससे खास तौर पर तारफ कराया। ये नंदलाल ही था। जवान आदमी था। उसने नस्वारी रंग का शलवार कमीज का सूट पहना हुआ था। सर पर जना कैप थी। गोया इस हिंदू तकरीबकारों के लीडर ने अपना पूरा हुलिया पाकिस्तानी मुसलमानों वाला बनाया हुआ था। हम जमीन पर और जैक और नंदलाल चारपाई पर बैठ गए। जैक ने पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है, हम रात के पिछले पैर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जैक बोला, ठीक है, असला कहाँ है? नंदलाल ने चारपाई के नीचे से एक थैला खींचा, उसमें 2 स्टेट गने थी। जैक ने स्टेन गन का मैगजीन चैम्बर चेक किया। मैगजीन लोड है, ख्याल रखना। जैक ने स्टेन गन
घुटनों पर रखते हुए कहा, मुझे मालूम है मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ, ये बताओ कि बॉर्डर पर कोई स्पेशल पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही। मैंने सब चेक कर लिया है, मामला ठीक ठाक है, जैक बोला। सारे टारगेट लाहौर के हैं कि दूसरे शहर भी शामिल है? तकरीब का नंदलाल ने कहा, एक टारगेट लाहौर का है। जैक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, लाहौर का टारगेट मुरली प्रसाद का है, ये ग्वाल मंडी में बम का धमाका करेगा। बाकी कौन कौन से शहर हैं? नंदलाल कहने लगा, बाकी अभी सिर्फ 2 शहर हमारे टारगेट पर हैं, कराची और रावलपिंडी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम पेशावर को निशाना बनाने का है। वेरी गुड, फिक्र ना करो, तुम्हें जो आदमी दे रहा हूँ सारे ट्रेंड हैं और खतरनाक दुश्मन हैं मुसलमानों के। ठीक है। जैक ने रुमाल खोल कर बाकी की बची हुई जवार की रोटियां निकाल कर सामने रख दी। इन पर साग भी रखा हुआ था। नंदलाल ने जो मकान में पहले से बैठा था और जो वहां आता जाता रहता था, कोने में रखी हुई मिट्टी में से पानी का डोल भर कर दरमियान में रख दिया। मैं सोचने लगा कि मेरे पास जो धमाका खेज महलोल शीशी में बंद पड़ा है वो इन लोगों को किस तरह पिला सकूं। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ 6 गिलास भी नहीं है, सिर्फ एक डोल ही है। और ये कोई जरूरी नहीं कि मैं अगर डोल में धमाका खेज महलोल डाल दूं तो ये सारे के सारे डोल में भी पानी पिए। अगर मैं महलोल के कतरे पानी के मटके में डाल देता हूं तब भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये हमारे तकरीबकार इसमें से एक ही वक्त में पानी निकाल कर पिएंगे। एक लम्हे के लिए मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। उस वक्त मैंने यही फैसला किया कि जो लोड स्टेट गन मुझे दी गई है उनमें से काम लूंगा। अगर ये रात को सो गए तो उनकी गर्दनें तोड़ने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मामला थोड़ा मुश्किल और खतरे वाला हो गया था। रोटियां खाने के बाद नंदलाल ने चारपाई की दूसरी तरफ नीचे हाथ डालकर तमाम चीनी की एक चैनक और छोटी छोटी 4-5 प्यालियां निकालते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बाहर चूल्हे पर चाय बनाता हूँ। मेरे दिल में उम्मीद की शमा एक बार फिर रोशन हो गई। ये चाय की चैनक मेरे मिशन की तकमील कर सकती थी। मैं अपनी बरखुरदारी के सबूत के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ। पापा जी, मैं आपकी मदद करता हूँ, जैक ने कहा। ठीक है नंदलाल, मुरली प्रसाद चाय बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। नंदलाल ने बहुत कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उससे पहले कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर छोटे से कच्चे सहन में एक दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बना हुआ था, साथ ही हैंड पंप भी लगा था। नंदलाल ने चूल्हे में पहले से खुश्क लकड़ियां और घास डाल रखी थी। उसने आग जला दी। मैंने पंप में से पानी निकाल कर चने को साफ किया और उसमें आधे से ज्यादा पानी डालकर ले आया। बाबा जी, दूध कहाँ है? नंदलाल बोला, दूध नहीं है, दूध के बगैर चाय पिएंगे, इस तरह रात को नींद भी नहीं आएगी। हमें सुबह मुंह अंधेरे बॉर्डर क्रॉस करना है। उसने चैनक चूल्हे के ऊपर रख दी, फिर जेब से चाय की पुड़ियां निकाल कर उसमें चाय डाल दी। इस दौरान मैंने प्यालियां 2 डाली थी और उन्हें एक चंगेर में रख दिया था। मैं सोच में पड़ गया था क्योंकि प्यालियां 5 थी। वैसे तो मुझे 5 प्यालियों की ही जरूरत थी, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर जैक ने चाहे कि अपनी प्याली मेरे तरफ बढ़ाते हुए मरवत में कह दिया कि मुरली प्रसाद पहले तुम चाय पियो, मैं बाद में पी लूंगा, तो मैं किस तरह इनकार कर सकूंगा। लेकिन अब सोचने से कोई फायदा नहीं था। कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। टारगेट मेरे सामने था, अब मुझे अटैक करना था। ये अटैक का वक्त था। धमाका खेज महलोल की शीशी मेरी जेब में थी। मैं चाहता था किसी तरह नंदलाल वहां से इधर उधर हो और मैं चैनक में महलोल के चंद कतरे डाल दूं, मगर वो वहीं चूल्हे के पास ईंट पर बैठा था। जब चाय उबलने लगी तो मुझे मौका मिल गया। मैंने जल्दी से रुमाल निकाल कर कहा, पापा जी आप अंदर चले, मैं प्यालियों में चाय डाल कर लाता हूँ। नंदलाल इस वक्त अपनी जेबों में हाथ डालकर गर्म चनक को पकड़ने के लिए किसी रुमाल की तलाश में था जो इसे नहीं मिल रहा था। मेरे हाथ में रुमाल देखकर वो उठा और बोला, ठीक है, और वो कोठरी में चला गया।
चूल्हा कोठरी की ओंठ में था और कोठरी में बैठे हुए आदमियों को चूल्हा नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक सेकंड भी जाया न किया। जेब से महलोल की शीशी निकाली, उसका ढक्कन खोला और चाय की चैनिक में उसके 10-12 कतरे गिरा दिए। शीशी दोबारा बंद करके जेब में रख ली और प्यालियों में चाय डालने लगा। गुल खान ने ये जो धमाका खेज महलोल तैयार किया था, उसकी खासियत ये थी कि वो इंसानी महदे में जाकर महदे से पैदा होने वाली तेजाबी मादे के साथ मिलकर ही फटता था। महदे में जाने के बाद भी वो एकदम से नहीं पड़ता था, बल्कि महदे की तेजाबियत मादे से मिलकर 10 मिनट के अमल के बाद फटता था। वैसे इसे खोलते हुए पानी में भी डाल दिया जाए तो कुछ नहीं होता था। उसका केमियावी अमल सिर्फ इंसानी महदे की तेजाबी मादे के साथ हल होने के बाद पूरा होता था। मैंने 5-6 प्यालियां चाय से भर दी, चैनिक वहीं चूल्हे के पास रहने दी और चंगेर उठाकर कोठरी में आ गया। कोठरी में 5-6 तकरीबकार बैठे बातें कर रहे थे। नंदलाल इन लोगों को कुछ समझा रहा था। जब मैं अंदर आया तो वो कह रहा था, मैं मुरली प्रसाद को पहले ग्वाल मंडी लेकर खुद जाऊंगा। हमें कोई ऐसी दुकान तलाश करनी होगी जहां रंग रोगन का सामान फरोख्त होता हो। इस तरह बम फटने के बाद तबाही ज्यादा फैलेगी। मैंने चंगेर चरपाई पर रख दी। ये लम्हा मेरे लिए सबसे ज्यादा जान खेज लम्हा था। 5-6 प्यालियों में इन लोगों की मौत मौजूद थी। अब देखना यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई प्याली में से चाय पहले पिए, कोई बाद में पिए और कोई बिल्कुल ही ना पिए। फिर ये मरला भी आने वाला था कि जब जैक ने रवादारी से काम लेते हुए मुझे पहले चाय पीने की दावत देनी थी। मैं इसके आगे ज्यादा इनकार भी नहीं कर सकता था। ये बड़े अय्यार लोग थे। ज्यादा इनकार करने से इन्हें शक पड़ सकता था कि आखिर मैं चाय ना पीने पर इतना इसरार क्यों कर रहा हूँ। स्टेन गन मेरे कांधे में लटक रही थी। चाय का मेरा मिशन फेल हो जाने की सूरत में मुझे स्टेन गन से अंधाधुंध फायरिंग ही करनी थी। जवाबी फायरिंग में मेरे हलाक होने का इम्कान बाकायदा मौजूद था। मैंने चंगेर में से प्यालियां उठाकर उन्हें देनी शुरू कर दी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने जैक की तरफ प्याली बढ़ाई तो उसने कहा, मुरली प्रसाद तुम पहले पियोगे, मैं बाद में पी लूंगा। मैंने 2-3 बार इनकार किया, लेकिन जब जैक का इसरार बढ़ा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बापा जी जैसे आपकी मर्जी, मैं ही पहले पी लेता हूँ। मैं प्याली होंठों के पास ले गया। मैंने देखा कि इस दौरान वो सारे आदमी मजे से चाय पी रहे थे। मैंने प्याली होंठों के पास ले जाकर जल्दी से नीचे रख दी और कहा, बड़ी गर्म चाय है, मैं चाय को जरा ठंडी करके पीता हूँ। जैक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, ठीक है, लाओ मैं ठंडी कर देता हूँ। उसने मेरी प्याली हाथ में लेकर उसमें 3-4 फूंके मारी और प्याली मुझे पकड़ाते हुए कहा, अब पी जाओ, ठंडी हो गई हैं, जल्दी प्याली खाली करो, मुझे भी पीनी है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। चारों तकरीब का जैक के सिवाय चाय के छोटे छोटे घूंट भर रहे थे। इनकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मैंने प्याली दोबारा उठा ली। मुझे किसी हालत में ये चाय नहीं पीनी थी। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने 1 सेकंड में ही सोच लिया था। जैक उस वक्त तकरीबकार नंदलाल से कुछ कह रहा था। नंदलाल चाय की आधी प्याली खाली कर चुका था। इन चारों के महदे में चाय के साथ धमाका खेज मवाद पहुंच चुका था और उसने महदे की तेजाबी मादे से मिलकर अपनी केमियावी अमल शुरू कर दिया था। मैंने एकदम हाथ के इशारे से जैक और नंदलाल को इस अंदाज में खामोश रहने को कहा जैसे मुझे बाहर कोई आवाज सुनाई दी हो। जैक ने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से पूछा, क्या बात है? मैंने चाय की प्याली जमीन पर रखते हुए कहा, बाहर कोई है। उसके साथ ही मैं स्टेन गन हाथों में थामकर तेजी से बाहर निकल गया। मैंने अपने आप को मौत के मुंह से निकाल लिया था। सैन में आते ही मैं दौड़कर दरख्तों में चला गया। यहाँ चांदनी नहीं थी, अंधेरा था। मैं कोठरी से कोई 100 फुट दूर एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया कि मेरी स्टेन गन का रुख कोठरी के दरवाजे की तरफ था। मैं जानता था कि जैक
اور نند لال بھی اسلحہ لے کر ضرور باہر نکلیں گے۔ مجھے نند لال کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو دھماکے سے پھٹنے والا تھا۔ مجھے جیک یعنی اپنے پارٹی لیڈر کی فکر تھی۔ اس نے دھماکہ خیز چائے نہیں پی تھی اور اس کے پاس سٹین گن بھی تھی۔ میں سانس روکے سٹین گن کا رخ کوٹری کی طرف کیے ان تخریب کاروں کے باہر نکلنے کا انتظار